Dear students, today we are going to start the topic super mesh analysis. This topic is very important. This topic is very important. So without wasting any time, let us start how we can solve this type of problem. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो भी सर्किट दिया हुआ है उस सर्किट में हम कैसे पहचानेंगे दिस सर्किट इज बेस्ड ऑन सुपर मेश एनालिसिस। जब भी हमारे पास कोई दो इंडिपेंडेंट लूप के बीच में सैंडविच फॉर्म में एक करंट सोर्स दिया होगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, दिस करंट सोर्स वैल्यू इज समथिंग एम्पियर। तो हमें क्या करना है, हमें इस करंट सोर्स को कंसीडर करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और यहाँ पे ये करंट सोर्स हमारा इन दो लूप के बीच में या इन दो मैश के बीच में सैंडविच फॉर्म में है। तो हम कैसे इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें एक बात नहीं पता, वो ये है कि हम इस करंट सोर्स को कौन से मैश के साथ कंसीडर करें, मैश नंबर 1 के साथ कंसीडर करें या फिर मैश नंबर 2 के साथ। तो इसीलिए इसे सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं सुपर मैश एनालिसिस। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑर्डिनरी जैसे नॉर्मली अपने लूप बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। दिस लूप इज बेस्ड ऑन करंट I1 एंड दिस लूप इज बेस्ड ऑन करंट I2। अब यहाँ पर जो मैंने करंट का डायरेक्शन शो किया है उससे अकॉर्डिंग करंट I1 is coming from upward to downward direction in this particular branch where R3 resistance is present। I1 करंट हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और I2 करंट हमारी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। सो वी कैन राइट वन इक्वेशन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ब्रांच। हम ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू A इज समथिंग एम्पियर ऑफ करंट। मैंने I2 माइनस I1 क्यों लिया हुआ है, बिकॉज द एक्चुअल करंट इज गोइंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड साइड, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है एक्चुअल करंट, जिसकी डायरेक्शन हमने इस तरह से शो की हुई है। और I1 करंट ऊपर से आ रही है और I2 करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है I2 करंट हमारी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब I2 माइनस I1 इज इक्वल टू A एम्पियर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल रिमूव दिस। नाउ वी विल अप्लाई सुपर मेश without using this particular R3 resistance and current source. So this is the super mesh। अब हमने यहाँ पर सुपर मेश अप्लाई कर दिया है। अब हमने एक बड़ा लूप बनाया है जिसे हम सुपर मेश बोल रहे हैं। इस बड़े लूप पे अब हम इक्वेशन प्लेस करेंगे जैसा कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं। यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनेगी, V1 माइनस I1 इंटू R1 प्लस R2 माइनस R4 प्लस I5 इंटू I2 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने जैसे हम नॉर्मली किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हुए आए हैं अभी तक, बस सेम मेथड्स का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखी है बड़े लूप के लिए। V1 हमारा वोल्टेज सोर्स है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो हमने इसको पॉजिटिव लिया है। R1 R2 सीरीज़ में रेजिस्टेंस है जो कि ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे, तो हमने यहाँ पर माइनस I1 इंटू R1 प्लस R2 लिया है। अब R3 वाली ब्रांच का हमसे कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटन द इक्वेशन I2 माइनस I1 इज इक्वल टू A। यहाँ पर फिर इसके बाद R4 और R5, इस लूप में पर्टिकुलर जो करंट है वो I2 है, तो हम उसे I2 के साथ ही ड्रॉप दिखाएंगे, माइनस R4 प्लस I5 इंटू I2 माइनस V2 इसलिए बिकॉज यहाँ पर हम पॉजिटिव से नेगेटिव साइड जा रहे हैं बैटरी में, तो इसलिए हम इसे माइनस I2 शो करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन वी कैन सॉल्व फॉर I1 एंड I2। So this is the concept of super mesh analysis. Now we will solve some numerical based on this. So now we have to solve it for finding the current circulating in each branch. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सेम मेथड अप्लाई करना है, लूप अप्लाई करना है जैसा कि हम हमेशा से बोलते आए हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए, I1 I2। सो जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियरिंग टाइम पे बताया था, हमें यहाँ पर I1 करंट जो है वो इस ब्रांच AB पे A टू B की तरफ जा रही है और I2 करंट हमारी B से A की तरफ जा रही है, बट द एक्चुअल करंट इज फ्लोइंग
फ्रॉम बी टू ए। तो हम यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, I2 हमारी करंट बड़ी है I1 से, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर, दैट इज द इक्वेशन नंबर। I1 करंट हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ए से बी की तरफ जा रही है, बट द इफेक्टिव करंट इज 6 एम्पियर, दैट इज, और I2 की करंट हमारी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और इफेक्टिव करंट हमारी 6 एम्पियर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब I2 करंट हमारी बड़ी है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर, दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मेक द सुपर मेश। सुपर मेश के लिए हमें इन दोनों ही मैश को कंबाइन कर देना है, और इस ए बी वाले रास्ते को, ए बी वाले पाथ को हम कंप्लीट रिमूव कर देंगे। और अब हम यहाँ पर बड़े मैश से बड़े लूप इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, दैट इज 20 माइनस 6I1 माइनस 10I2 माइनस 4I2 is equal to 0. So now we will simplify it. It will be 6I1 plus 14I2 is equal to 20. It will be 3I1 plus 7I2 is equal to 10. This is the equation number 2. Now for solving equation number 1 and equation number 2, multiply equation 1 by 3 and then add with equation number 2. So the first equation will be 3I2 minus 3I1 is equal to 18. Now we have to add with equation this 3I1 plus 7I2 is equal to 10. So when we add this and this will be cancel out. 10I2 is equal to 28. So I2 is equal to 28 divided by 10, that is equal to 2.8 ampere. Correct. This is the I2. Now put I2 is equal to 2.8 ampere in equation number 1. So I2 minus I1 is equal to 6. I2 is equal to 2.8 minus I1 is equal to 6. So the I1 will be equal to 2.8 minus 6. It will be equal to minus 3.2 ampere. Here minus is representing the direction of current. इसका मतलब ये है जो डायरेक्शन हमने I1 की एज्यूम करी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल I1 की वैल्यू आएगी। इसका मतलब एक्चुअल करंट जो हमारे इस सर्किट में मौजूद है, दैट इज I1, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है कंपेयर टू हमारे सर्किट से। सो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सुपर मैश। ये बात हमें कैसे पता चली ये सुपर मैश की प्रॉब्लम है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट लूप्स के बीच में सैंडविच होता हुआ एक करंट सोर्स अवेलेबल है, जिससे हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस करंट सोर्स को हम किसके साथ कंसीडर करें। सो हम इसे इस सुपर मैश मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें अपने सेम मेथड का यूज़ करना है जो हम हमेशा करते आए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लूप कंसीडर करना है। हमने करंट का डायरेक्शन लूप के अकॉर्डिंग I1 इस तरह से माना है क्लॉकवाइज, और दूसरे लूप को भी हमने इस तरह से एज्यूम कर लिया I2। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम फीवर, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो फ्रॉम सर्किट डायग्राम, फ्रॉम सर्किट जो हमारी इफेक्टिव करंट है वो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। देन वी विल मेक द बिगर लूप। अब हम यहाँ पर बड़ा लूप बनाएंगे। बड़ा लूप बनाने का मतलब ही है वी आर यूजिंग सुपर मैश एनालिसिस। जो यहाँ पर हम बड़ा लूप बना रहे हैं इसी को हम सुपर मैश बोलते हैं। अब हमारा लूप जो है, अब हमारी इक्वेशन बनेगी दोनों लूप्स को मिलाकर। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं 30 माइनस 3I1 माइनस 12I2 माइनस 10 is equal to 0. So now we will solve it. 3I1 plus 12I2
is equal to 20. That means this is the equation number 2. For solving this, we can use from here I1 is equal to 5 plus I2. So put this value in the equation number 2. So it will be 3 into 5 plus I2 plus 12 I2 is equal to 20. So it will be 15 plus 3 I2 plus 12 I2 is equal to 20. So now it will be 15 I2 is equal to 20 minus 15. It will be 5. So from here I2 is equal to 5 divided by 15 यानी कि 1 divided by 3 ampere. Now put this I2 in the equation number 1. So it will be I1 is equal to 5 plus 1 upon 3. That means 16 divided by 3 ampere. This was the complete solution for finding I1 and I2. इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सुपर मेश एनालिसिस. इस क्वेश्चन को हम लोग किसी और दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ. सम टाइम ऐसा होता है हमें सुपर मेश एनालिसिस का मेथड ना याद आए तो हम इसे दूसरा. This is the same problem which we have discussed in the previous page, but now in this problem now we are using some another method. We are going to use some another method. इस प्रॉब्लम को मैंने सुपर मेश मेथड से सॉल्व किया आपके लिए. नाउ मैं कुछ और मेथड यूज करने जा रहा हूँ जिसके थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसा कि हमें इस करंट सोर्स से अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐसा एज्यूम कर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप जो इस करंट सोर्स के अक्रॉस बनेगा दैट इज VX. और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन दी हुई है वो डाउनवर्ड साइड है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव साइड है, ये हमारा नेगेटिव साइड है. अब हम लोग इस सर्किट को नॉर्मल जैसे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हुए आए हैं हम उसका यूज करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमें सेम मेथड लूप अप्लाई कर दीजिए I1 I2. तो अब हम यहाँ पर अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मैश नंबर 1. यहाँ पर अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली 30 माइनस 3I1 माइनस प्लस VX माइनस 6I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0. ये हमने किस तरह से इक्वेशन लिखी? ये हमने इक्वेशन लिखी जैसा कि हम बिल्कुल नॉर्मली किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसी भी सर्किट में अप्लाई करते हुए आए हैं. सेम मेथड का यूज करते हुए हमने ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है. यहाँ पर 30 वोल्ट हमारा सोर्स प्रोवाइडर है, तो इसका मतलब एनर्जी प्रोवाइडर पर है, काम कर रहा है सोर्स. यहाँ पर प्लस 30 माइनस 3I1 ड्रॉप है ये. फिर इस करंट सोर्स के क्रॉस हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव है VX माइनस 6I1 माइनस I2. बिकॉज इस रेजिस्टेंस के थ्रू दो करंट पास हो रही है और इफेक्टिव करंट हमारी I1 है, तो इसलिए हम I1 माइनस I2 लिखेंगे. तो टोटल ड्रॉप हो जाएगा माइनस 6I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट. 30 प्लस VX माइनस 9I1 प्लस 6I2, दैट इज द इक्वेशन नंबर equal to 0. This is the equation number 1. Now apply Kirchhoff voltage law in mesh number 2. अब अगर हम यहाँ मैश नंबर 2 में Kirchhoff voltage law अप्लाई करेंगे तो -10 माइनस 6I2 माइनस I1 माइनस VX माइनस 12I2, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2. इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हो जाएगा हमारा -10 माइनस VX माइनस 18I2 प्लस 6I1 इज इक्वल टू 0. तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर
इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। जैसा कि हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास प्लस वी एच अवेलेबल है, माइनस वी एच अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारा ये वी एच वाला जो पोर्शन है ये कैंसिल आउट हो जाए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 30 माइनस 10 प्लस वी एच माइनस वी एच माइनस 9 I1 प्लस 6 I1 plus 6 I2 minus 18 I2 is equal to 0. So it will be 20. These two will be cancelled out. Minus 9 plus 6 यानी minus 3 I1 minus 12 I2 is equal to 0. So it will be 3 I1 plus 12 I2 is equal to 20. Now this is the equation number 4 and this is the main equation. Now one more equation we can write here. Here in this circuit from point A to B the current 5 ampere is flowing. So we can write I1 minus I2 is equal to 5 ampere. This is the equation number 5. Now solve these two equations. I1 minus I2 is equal to 5. हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं multiply 3 in equation number 5. It will be 3I1 minus 3I2. 3I1 minus 3I2 is equal to 50. Now add equation number 6 with equation number 4. Not add, subtract, because we are going to eliminate the I1. So it will be 3I1 plus 12I2 minus 3I1 minus 3I2 is equal to 20 minus 15. It will be 3I1 plus 12I2 minus 3I1 plus 3I2 is equal to 5. 3I1 minus 3I1 cancel out हुआ 5, 15 I2 is equal to 5. So I2 is equal to 5 divided by 15, यानी कि 1 divided by 3 ampere is the value of I2. Equal to 1 divided by 3 ampere in equation number 5. So it will be I1 is equal to 5 plus 1 upon 3, that is equal to 16 divided by 3 ampere. So the current passing through 3 ohm resistance is I1 and the value of I1 is 16 divided by 3 ampere. So the final answer is 16 divided by 3 ampere is the current passing through 3 ohm resistance. So we can solve this type of problem by using this method also. For finding such type of interesting videos and important videos related to electrical engineering, subscribe and visit again my channel. Thank you so much.